4 मई के बाद आप लोग के हज़ारों हजार लोग फ़ोन करके यही बात कहेंगे, ये मैनेजमेंट कोटा क्या है, ये क्या है? किसी भी स्टेट में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? तो मैं उसी बेसिक्स को यहाँ पे बताऊँगा कि मेडिकल में एडमिशन का प्रोसेस क्या है? काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ-कहाँ के लिए है? किस स्कोर रैंक पे अगर आप हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ओपन स्टेट, क्लोज़ स्टेट ये क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में। मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस के कई सारे बहुत इम्पोर्टेंट बातें यहाँ शेयर करूँगा। देखिए नीट एग्ज़ाम खत्म होने के बाद एमसीसी सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है और एमसीसी जो काउंसलिंग करता है, वो ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एम्स है, उसके लिए भारत के किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो, कहीं का भी हो, वो सब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एम्स की सीटों में कहीं किसी के लिए कोई स्टेट का रिजर्वेशन नहीं। तो एम्स जो है वो 100% सीटें ओपन है फॉर एंटायर इंडिया स्टूडेंट। इसके बाद आता है कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जैसे जिपमर है, एएमयू है, इसमें कुछ इंटरनल कोटा है जो वहाँ के बच्चों के लिए है। इसके बाद आता है ईएसआईसी, ईएसआईसी में क्या होता है, स्टेट से भी उसकी सीटें भरी जाती हैं, ऑल इंडिया की सीटें भरी जाती हैं और ईएसआईसी का भी कोटा होता है। तो ईएसआईसी में आपको इस तरह का मिक्सिंग है जिसमें 50% स्टेट के लिए है, 35% ईएसआईसी वाला जो आईपी कोटा के स्टूडेंट हैं, जिनके फादर इंश्योर्ड पर्सन हैं और 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में सबके लिए भी है। तो इस तरह से ईएसआईसी हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बीएचयू है, ओपन है सबके लिए। एक कॉलेज है एएफएमसी पुणा, वो आपको यहाँ से शॉर्टलिस्ट करेगा, लेकिन उसके अपने भी रिटन और वाइवा टेस्ट होंगे जो वहाँ के कैंपस में होंगे और उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये जो सारा जो मैंने आपको बताया, इसमें से जो ऑल इंडिया कोटा जो आपको अभी कह रहा था 15% उसके लिए पूरे भारत का स्टूडेंट एलिजिबल है। अब ये ऑल इंडिया कोटा क्या है? देखिए, ऑल इंडिया कोटा उन सीटों को कहते हैं, जो किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसकी 85% सीटें वहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए रिज़र्व है और 15% सीटें वो पुलिंग होती है और पुल होके उसी को हम ऑल इंडिया कोटा कहते हैं। मतलब यहाँ पर पूरे भारत का कोई भी स्टूडेंट इसके लिए काउंसलिंग में आके चॉइस फिलिंग कर सकता है। तो वो 15% सीटों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ में केजीएमयू है, उसकी 85% सीटें सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए होगी और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में आके पुल होंगी। सेम राजस्थान में एसएमएस जयपुर है, उसकी भी 85% सीटें सिर्फ़ राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए होगी, जो स्टेट कोटा से राजस्थान की काउंसलिंग से वहाँ के बच्चों को वहाँ की कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। लेकिन 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में आएगी और ऑल इंडिया में जैसा रिज़र्वेशन सिस्टम है, दोनों जगह रिज़र्वेशन सिस्टम भी अलग है। कहीं जो ऑल इंडिया में जिसे हम ओबीसी कहते हैं, वो कई स्टेट में कई टुकड़े में है, बीसी 1, बीसी 2, बीसी 3, बीसी, ईबीसी इस तरह से वो ओबीसी का क्लासिफिकेशन है, ऐसे ही एससी का और एसटी का। तो जो रिज़र्वेशन रूल्स के स्टेट कोटा में लागू होंगे, जो ऑल इंडिया का है, वो ऑल इंडिया कोटा में चलेगा। तो अब जो है, ये आप समझें कि ये जो 15% सीटें आ रही हैं, अब भारत में सीटें कितनी हैं? तो भारत में देखिए, हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज को अगर आप पुल करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, ईएसआईसी को अगर आप हटा देते हैं, तो लगभग 50,000 55,000 सीटें हैं गवर्नमेंट की। तो इसका जो 15% है, जो लगभग साढ़े 7,000 8,000 सीटें होती हैं, ये सीटें जो है ऑल इंडिया कोटा है। इसी को हम ऑल इंडिया कोटा कहते हैं, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। चाहे आप उड़ीसा से हैं, चाहे आप बंगाल से हैं, चाहे आप आसाम से हैं, आप केजीएमयू की 15% सीटें, पीएमसीएच पटना की 15% सीटें, एसएमएस जयपुर की 15% सीटें, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन वहाँ की 85% सीटों के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। वहाँ आप अपने स्टेट के सिर्फ 85% सीटों के लिए एलिजिबल हैं। तो जो मैंने पहला आपको बताया कि लगभग जो ये 8,000 सीटें बनी, ये ऑल इंडिया कोटा है, इसमें हर किसी की एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ पर भी जो ये 8,000 सीटें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन सिस्टम से इसको बाँटी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन सिस्टम क्या है? ओबीसी के लिए 27%,
एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। और जो पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन है, वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसी सीट के अंदर में 5% सीटें पीडब्ल्यूडी के लिए। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं है। इन्हीं सीटों के अंदर में 5% सीटें उनके लिए। तो ये इस तरह का रिजर्वेशन सिस्टम है और लगभग 40% सीटें जो है वो ओपन है। ओपन है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी के लिए रिज़र्व है। उसमें कोई भी आ सकता है। जो भी मेरिट से आएगा, चाहे वो एससी हो स्टूडेंट हो, एसटी स्टूडेंट हो, कोई भी आ सकता है। लेकिन वो ओपन है, उसमें हर किसी के लिए है वो। तो ये सीट जो है ओपन है। अगर एक एससी स्टूडेंट है तो वो यहाँ भी आ सकता है और एससी के लिए जो उसके उसकी 15% की सीटें हैं, उसमें भी आ सकता है। तो इस तरह से ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। अब आपको जो एम्स की सीटें हैं, वो मैंने कहा 100% ओपन है सबके लिए। तो उसके लिए आप अपनी मेरिट के हिसाब से उसमें आ सकते हैं। ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कंडक्ट करता है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। तो ये सबसे पहले काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी, इसी के साथ स्टार्ट होगी। मतलब भारत में मेडिकल की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा एमसीसी और इसी काउंसलिंग से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। रिजल्ट ये काउंसलिंग कब होगी? तो कब होगी तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि 4 मई को जैसे एग्ज़ाम है, 14 जून को रिजल्ट है, तो रिजल्ट के 2 हफ्ते के बाद एमसीसी नोटिफ़िकेशन आउट करता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मिड जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और एमसीसी अपने पहले राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट करेगा। तो ये टेंटेटिवली मिड जुलाई में आपकी ये काउंसलिंग। इसके बाद आप जिस भी स्टेट का डोमिसाइल रखते हैं, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप सब लोग जो है बार-बार कहते हैं मेरे पास 2 स्टेट का डोमिसाइल है, 4 स्टेट का डोमिसाइल है, मैं यहाँ का डोमिसाइल बना लूँ, मैं वहाँ का डोमिसाइल बना लूँ। तो आप देखिए जिस भी स्टेट का आपका डोमिसाइल है, जहाँ के भी जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, तो एमसीसी की पहले राउंड काउंसलिंग के बाद स्टेट की काउंसलिंग होगी और स्टेट की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। अब यहाँ स्टेट में आप किन सीटों के लिए एलिजिबल हैं? हर स्टेट में स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट करता है 85% गवर्नमेंट सीटों के लिए और 100% अपनी प्राइवेट सीटों के लिए। 100% अपने स्टेट की प्राइवेट सीटों के लिए वो स्टेट काउंसलिंग कर में सीटें डिस्ट्रीब्यूट करेगा और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको कहा उसकी काउंसलिंग एमसीसी करेगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी समझ लीजिए वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज नहीं है उस स्टेट का। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो उनको जो मिलता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्रूवल वो पार्लियामेंट के एक्ट से मिलता है, तो उसकी काउंसलिंग एमसीसी के साथ होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे अगर उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम्पल दूँ तो यहाँ एक संतोष मेडिकल कॉलेज है गाज़ियाबाद में, वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वो आपको उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में नहीं मिलेगा और यहाँ पर जैसे जो एम्स हैं, वो आपको यहाँ की उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में नहीं मिलेंगे। 2 एम्स हैं, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बीएचयू और एएमयू, वो आपको उत्तर प्रदेश के स्टेट की काउंसलिंग में नहीं दिखाई देंगे। वो आपको दिखाई देंगे एमसीसी की काउंसलिंग में और उत्तर प्रदेश के स्टेट की काउंसलिंग में आपको दिखाई देंगे जितने भी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं। उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो भी अब बहुत बढ़ चुके हैं। प्राइवेट कॉलेज की भी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। गवर्नमेंट कॉलेज लगभग 44, प्राइवेट कॉलेज लगभग 36 तो काफ़ी बड़ी संख्या में कॉलेज हैं। 85% गवर्नमेंट सीटों के लिए और 100% प्राइवेट सीटों के लिए। तो अगर आप मान लीजिए सिर्फ गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो आप जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इस साल मान लीजिए कुछ और ऐड हो जाते हैं, तो जितने भी कॉलेज हैं, मान लीजिए कि 40 कॉलेज हैं और उन सब में 150 सीटें हैं, तो वो 6000 सीटों का 85% सीटें ये इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अब आप यहाँ के रिज़र्वेशन सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। तो अब आपको जो यहाँ जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो उत्तर प्रदेश के रिज़र्वेशन सिस्टम से होगा। अब उत्तर प्रदेश में जैसे फ्रीडम फाइटर के लिए सीट है, ये अगेन हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन है कि जनरल कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर या एनसीसी, तो इस तरह एक्स सर्विसमैन इस तरह की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीट मैट्रिक्स को आपको ध्यान से समझना होगा और उत्तर प्रदेश में आपकी जितनी भी सीटों के लिए एलिजिबिलिटी है, वो ओपन के लिए हैं आप, ओपन के लिए हर कोई है, प्लस अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल से फिर आपको कहता हूँ कि मान लीजिए कि आप ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं।
तो ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए जो भी परसेंटेज डिसाइडेड है स्टेट में, अब स्टेट में ये वैरी करता है, ये 27, 15, साढ़े 7 नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या कम है, तो उनके लिए कम सीटें हैं। तो जो परसेंटेज डिसाइडेड है, वो सीटें प्लस ओपन सीटों के लिए आप हैं। अगर आपके बहुत अच्छे रैंक हैं, तो ओपन से आप उन सीटों को ले सकते हैं। तो ये काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना है और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के सारे ही प्राइवेट कॉलेज के 100% सीटों के लिए आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जो गवर्नमेंट सीटें हैं, वो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है। इसमें और कोई नहीं आ सकता है। जैसे अगर कोई किसी का डोमिसाइल बिहार है, किसी का डोमिसाइल पंजाब है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश के 85% गवर्नमेंट सीटों के लिए आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ये प्राइवेट सीटें हैं, ये जो 100% जिसकी काउंसलिंग उत्तर प्रदेश कर रहा है, उसके लिए हर कोई एलिजिबल है क्योंकि वो कंप्लीटली ओपन। तो आपको ये समझना होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबिलिटी है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। अब ऐसे स्टेट जिनमें प्राइवेट कॉलेजेस में वो दूसरे स्टेट के बच्चों को भी अलाउ करते हैं, ऐसे स्टेट को हम ओपन स्टेट कहते हैं। और ऐसे स्टेट जो कहते हैं नहीं, हम अपने प्राइवेट कॉलेज के लिए भी बाहर के स्टूडेंट को नहीं अलाउ करेंगे, तो उनको हम क्लोज़ स्टेट कहते हैं। तो जैसे क्लोज़ स्टेट के एग्ज़ाम्पल में क्या है, तो पंजाब है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। ये स्टेट कहते हैं कि हम यहाँ अपने प्राइवेट कॉलेज में भी बाहर के बच्चों को एलिजिबल नहीं करेंगे। कुछ सीटों पे उनको एलिजिबल करते हैं, वो भी अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कुछ कुछ जगहों पे जहाँ रूल टू द एक्सेप्शन है, जैसे सीएमसी लुधियाना। सीएमसी लुधियाना की 5 सीटें सबके लिए ओपन है, ऑल इंडिया के लिए। जो एनआरआई सीट्स हैं, अगर एनआरआई सीट में पंजाब के बच्चे नहीं हैं, तो बाहर का भी बच्चा आ सकता है। राजस्थान में जैसे एनआरआई सीट है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसमें बाहर का भी बच्चा आ सकता है। तो कुछ रूल टू द एक्सेप्शन हैं, जहाँ पर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई की सीट है, तो उन सब जगहों पे आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन जो जनरल थियरी है 85% सीटें वो वहाँ के बच्चों के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई एनआरआई सीट नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में 85% सीटें जो गवर्नमेंट की है, उसमें आप नहीं आ सकते हैं और प्राइवेट में भी यहाँ कोई एनआरआई कोटा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल कोटा नहीं है, कोई अदर्स कोटा नहीं है, सबके लिए बराबर फीस है, सारी सीटों की एक ही फीस है, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी आ सकता है, सबको बराबर ही फीस पे करनी है प्राइवेट कॉलेज। लेकिन यही अगर आप कर्नाटका में देखते हैं, तो कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में भी कई कैटेगरी है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में भी गवर्नमेंट कोटा सीट है जहाँ पे काफ़ी लो फीस है। लेकिन वो अगेन सिर्फ़ कर्नाटका के बच्चों के लिए, जिसे हम कैटेगरी ए कहते हैं, वो सीटें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। वहाँ के लिए दूसरे बच्चे एलिजिबल नहीं है, जहाँ सिर्फ़ पौने 2 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। उसके बाद वहाँ जीएमपी है, जो कि वहाँ के ही बच्चों के लिए जो 12 लाख की फीस वाली सीट है। आप अगर कर्नाटका में जाना चाहते हैं, बाहर के स्टूडेंट, तो उनको ओपन कोटा कहते हैं। उस ओपन कोटा में 12 लाख की फीस में आप जा सकते हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। नहीं तो वहाँ के आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ओपन कोटा में, फीस थोड़ी महँगी है। इसके अलावा वहाँ अदर्स कोटा है, उसमें आप जा सकते हैं, काफ़ी महँगी फीस है, लेकिन आप जा सकते हैं, लो रैंक पे भी। एनआरआई सीट है, उसमें भी आप जा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो ये जो है, वहाँ हर तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो कहीं पर एकदम फ्लैट 100% कंप्लीटली ओपन रखा गया है, कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कुछ पोर्शन ओपन है, कुछ क्लोज़ है। अब केरला में भी जो ओपन कैटेगरी की सीट है, वो ओपन है और लेकिन वो सिर्फ़ 15% सीटें हैं, जिसमें कहीं का भी बच्चा आ सकता है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में भी बाकी सीटें सबके लिए ओपन नहीं है, तो सिर्फ़ एनआरआई और ओपन की सीटें ओपन है, बाकी वहीं के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह का कई जगह पर आप फ़ॉर्मूला देखते हैं और कई जगहों पे आप फ़ॉर्मूला देखते हैं कि 100% ओपन है। तो ये जो है आपको सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद एक बड़ा जो मैथ्स आपको करना होता है कि कहाँ आप काउंसलिंग करें। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करने के लिए आपको हर जगह सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी देना है। तो उसके बाद काउंसलिंग ओवरलैप भी होता है। तो आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि आपके रैंक पे, आपके बजट पे आपको कहाँ कॉलेज मिल सकता है। तो जहाँ आपके रैंक पे, आपके बजट पे कॉलेज मिल सकता है, आपको वहाँ की काउंसलिंग करनी चाहिए।
ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपको पहले ये गणित समझने की ज़रूरत है। अगर कोई भी ये बात कहता है कि हिमाचल में कट ऑफ स्टेट कोटा में कम जाता है। उत्तराखंड में कम जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कम जाता है। लेकिन क्या आपकी एलिजिबिलिटी है? नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो आप अगर ऐसे मत सोचिए कि आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, आपका रैंक है 35,000, आप बोलते हैं कहीं भी चलेगा मेरे को चलेगा अंडमान भी। लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल तो वहाँ चलेगा वाली बात नहीं है। और कुछ जगहों पे इसके लिए एक फ़ॉर्मूला जैसे राजस्थान ने क्या किया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एक पेमेंट सीट बनाया है, जहाँ वो 8 लाख की फीस में इस तरह के स्टूडेंट्स को एक समझिए लाइफ़लाइन देते हैं। तो अगर इस तरह का आपके स्टेट में इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है, जिसको कहते हैं सेमी गवर्नमेंट सीट। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट अगर आपके स्टेट में है, तब तो आपकी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर नहीं है, तो आपकी उम्मीदें नहीं हैं। वेस्ट बंगाल में जैसे 4 लाख में है, पंजाब में जैसे 4 लाख की फीस में प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीट आधी सीटों को दिया गया है, जो वहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए। तो वहाँ अगर किसी के 40,000 रैंक भी है, 35,000 रैंक भी है, 50,000 रैंक भी है, जो गवर्नमेंट कॉलेज को मिस कर रहा है, तो उसे जो है वहाँ के स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में लो फीस में उसको मिलता है। तो अगर आप इस तरह के स्टेट में हैं, जहाँ आपके लिए कुछ इस तरह का सेमी गवर्नमेंट सीट है, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही थोड़ी महँगी फीस पे सीट है, जैसे राजस्थान या प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी 4 लाख 5 लाख की फीस में आपको सीट मिल रही है, तो वो आपको देखना है। साउथ में ये सब जगह है, चाहे आप तमिलनाडु देखें, आप कर्नाटका देखें, तेलंगाना देखें, आंध्रा देखें, तो इस तरह का अरेंजमेंट है। तो वहाँ के स्टूडेंट के लिए इससे उनको बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर साउथ में भी देखेंगे तो ऐसा केरला में नहीं है। केरला में जो केरला का स्टूडेंट है, चाहे बाहर का स्टूडेंट है, उसके लिए फीस जो है, वही 7 लाख 8 लाख है। इसी कारण केरला की फीस कम है। लेकिन उन वहाँ जो है कर्नाटका में उनकी फीस कम रखी गई है वहाँ के बच्चों को, इसीलिए जो बाकी सीटों पे फीस थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको सारे गणित को समझना होता है। तो सबसे पहला जो आपका काम होता है कि आपको ये देखना होता है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप जहाँ एलिजिबल हैं, उसके बाद आपको देखना है कि आप कहाँ किस बजट तक आप जा सकते हैं। वो बजट अगर आपके लिए कंफर्टेबल है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। स्टेट्स का सिलेक्शन करना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पार्टिसिपेट करना है और किस राउंड में कहाँ क्या संभावना हो सकती है। क्योंकि काउंसलिंग कोई एक राउंड नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोचता रहता है कि ये हर समय ये नीचे ही गिरता जाएगा। पहले राउंड में अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ 500 नंबर रहा है, तो उसे लगता है कि दूसरे राउंड में ये 500 साढ़े 400 होगा, तीसरे राउंड में 400 होगा, चौथे राउंड में ये 300 हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। ये भी आपको समझने के लिए जो आपको ये मैथ समझने के लिए कि ये क्या संभावनाएँ हो सकती है, उसके लिए आपको मेरिट लिस्ट में पोज़ीशन देखना होगा। कई स्टेट काउंसलिंग में बार-बार ओपन हो जाते हैं। जैसे पहले राउंड में भी उन्होंने मौका दिया लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का, अगले राउंड में भी दे रहे हैं। तो आपने पहले राउंड में अपनी मेरिट की पोज़ीशन देख ली, लेकिन अगले राउंड में और भी नए बच्चे आ गए हैं, तो आपको अपनी मेरिट को फिर से समझना होगा। तीसरे राउंड में अगर इन्होंने फिर से खोल दिया, तो फिर से समझना होगा। कई स्टेट हैं कि एक ही राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन का मौका देते हैं, आगे नहीं देते हैं। तो आपको इन सब गणित को सही से समझ के तब अपनी प्लानिंग करनी होगी। मैं आपको अभी कुछ नंबर्स बताता हूँ कि पिछले साल जो है किस तरह का कट ऑफ रहा था खास करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में डिफरेंट कैटेगरी में। अगर आप देखेंगे पिछले साल अच्छा रैंक देखिएगा, मैं अभी आपको स्कोर भी बोलता हूँ क्योंकि पिछले साल जो है वो रैंक वर्सेस स्कोर बहुत ही गड़बड़ हो गया था। तो पेपर के आसान होने से या जो भी पेपर लीक होने से व्हाटएवर वाज़ द रीज़न लेकिन ये रैंक वर्सेस स्कोर पूरा उल्टा-पुल्टा हो गया था। तो अब आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा कि क्या सिचुएशन रही थी पिछले साल। तो जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 1 में जो क्लोजिंग थी, वो थी 19,603 अगर इसको आप स्कोर में देखते हैं, तो 660 लेकिन राउंड 2 में जब आप आते हैं, तो ये 19,603 से आई 22,995 अगर आप इसको स्कोर में देखेंगे, तो 655 तीसरे राउंड में अगर आप देखेंगे, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए ही ये नीचे आया और ये हो गया 24,842 स्कोर में 652 इसके बाद चौथे राउंड में ये ऊपर थोड़ा चला गया और ये 25,050 पे रहा, स्कोर था 652
तो इस तरह से ये जनरल कैटेगरी के लिए ये फ्लक्चुएशन हुआ। अब यहाँ आप जब स्कोर देखेंगे, आप 2023 का अगर आप कट ऑफ देखेंगे और वहाँ का स्कोर देखेंगे और यहाँ का स्कोर, तो बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन दिखेगा। लेकिन जब आप रैंक को देखेंगे, तो बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। अब ये स्कोर वर्सेस रैंक की बात को भी अगले हफ्ते में मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि क्या परसेंटाइल का इफ़ेक्ट होता है, क्या पेपर का इफ़ेक्ट होता है, क्या ये स्कोर वर्सेस रैंक किस तरह से मूव होता है। तो एमबीबीएस के बाद अब हम लोग देख लेते हैं, मैं जनरल कैटेगरी के लिए ही केवल यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अभी अगर बीडीएस देखते हैं, तो ये बीडीएस में अगर आप देखेंगे तो पहले राउंड में बीडीएस का कट ऑफ रहा था 36,548। इसको अगर आप स्कोर में देखेंगे तो 639। दूसरे राउंड में ये आ गया नीचे आके 45,415 और स्कोर था 630। इसके बाद तीसरे राउंड में देखेंगे तो ये आ गया 55,217, स्कोर था 620 और चौथे राउंड में ये आया 71,563, स्कोर था 605। तो ये समझिए कि बीडीएस के लिए भी जो संभावना थी, आखिरी राउंड में भी जो क्लोजिंग रहा है जनरल के लिए, वो 71,563 था। इसके बाद जो है हम लोग एक बीएमएस वगैरह को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन रहती है और क्या थी सिचुएशन। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे बीएमएस के लिए, तो पहले राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग था, वो था 79,147 और स्कोर था 598। दूसरे राउंड में ये नीचे आके आया 85,613, स्कोर था 593। तीसरे राउंड में ये रहा 93,519, स्कोर था 586। चौथे राउंड में ये 1,02,63 पे रहा, स्कोर था 580। तो अगर आप पिछले साल की स्थिति को देखेंगे, तो बीएमएस के लिए भी क्लोजिंग जो था वो 580 था, बीडीएस के लिए क्लोजिंग 605 था और एमबीबीएस के लिए क्लोजिंग 652 था नंबरों के मामले में। रैंक के मामले में देखेंगे तो 25,050 रैंक पे एमबीबीएस और बीडीएस जो है वो 71,563 रैंक पे और बीएमएस 1,02,63 रैंक। अब इसको इस तरह से समझिए कि अगर कुछ सीटें बढ़ती भी हैं, तो आप जो है 26,000 रैंक तक, 27,000 रैंक तक इस साल भी उम्मीद कर सकते हैं कि यहीं तक आपको एमबीबीएस मिलेगा। सेफर बेंच लाइन जो है आपको जहाँ पर आप समझिए कि जिसके उस पार आप सेफ हैं वो 25,000 रैंक की है, लेकिन आप अगर 26-27,000 रैंक तक में भी ये नीचे आ सकता है, बस यहीं तक संभावना है। इसके बाद अगर आप बीडीएस को देखेंगे, तो ये 70 से 75,000 रैंक पे ही रहेगा और अगर बीएमएस को देखेंगे, तो वो 1 लाख से 1,10,000 रैंक पे ही रहेगा। अगर हम इसके बाद बीएचएमएस को देखें, तो बीएचएमएस जो है पहले राउंड में क्लोजिंग थी 1,61,331, स्कोर था 532। दूसरे राउंड में ये 1,70,551, स्कोर था 525 और तीसरे राउंड में अगर देखेंगे तो ये था 1,84,768, स्कोर था 514 और चौथे राउंड में ये था 1,75,831, स्कोर था 521। तो अगर बीएचएमएस का भी जहाँ पर आप मिनिमम देखेंगे, तो ये मिनिमम 1,84,768 रैंक तक था। आप ये समझिए कि अगर आप 1,85,000 1,90,000 रैंक तक हैं, तभी आपको बीएचएमएस में मिल सकता है। इसके बाद बीयूएमएस देखते हैं, तो बीयूएमएस में पहले राउंड में ये था 95,778, स्कोर था 584। दूसरे राउंड में ये 1,42,012, स्कोर था 546। तीसरे राउंड में 1,68,533, स्कोर था 526 और चौथे राउंड में 1,48,019, स्कोर था 542। तो आप ये समझिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में चाहे आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस इन तीनों में से कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपको 1 लाख रैंक के अंदर में आना है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेज के बारे में एक और वीडियो में फिर हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में केवल क्वालीफाई कर गया तो मिल गया, ऐसा नहीं है। कई हाई क्वालिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स की ज़रूरत होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके कट ऑफ बहुत हाई है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी देख रहे हैं,
तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करना है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा रैंक मिले। उसके बारे में फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको यही काउंसलिंग प्रोसेस समझाना चाहता था और आपको समझाना चाहता था कि किस तरह का कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो सकता है और जनरल कैटेगरी के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। बाकी आप ग्राफ़िक्स में जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको बाकी कैटेगरी का भी कट ऑफ वहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो आप देख पाएँगे कि वो क्या रहता है। और इससे रिलेटेड जितने आपके सवाल हैं वो लिखिए कि जैसे जिन चीज़ों को मैंने कवर नहीं किया है यहाँ, तो आप प्लीज़ वो क्वेरी में पूछिए कि सेंट्रल पूल कोटा क्या है? गवर्नमेंट में एनआरआई कोटा क्या है? डिफेंस कोटा क्या है? तो प्लीज़ ये सब पूछिए ताकि मैं इसके बारे में आपको एक और डिस्कशन इसके बारे में करूँगा डिटेल से, हर स्पेशल कैटेगरी के बारे में। वो स्पेशल कैटेगरी के बारे में भी डिस्कशन होगा। तो आप जो है सैटरडे को शाम 7 बजे आइए और प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। लिखेंगे, मैं आपको और उन सब चीज़ों की भी जानकारी डिटेल में दूँगा। लाइव स्ट्रीम में मेरे को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बॉडमास के साथ जुड़े रहिए। चाहे हमारे वेबसाइट पे www.bodmaseducation.com आपको वहाँ पर सारे कट ऑफ अवेलेबल हैं। तो वहाँ आप जा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस मिलते हैं। वेबसाइट पे भी आपको नोटिफ़िकेशन का सेक्शन है, आपको हर नोटिफ़िकेशन मिलता है। तो ख़ास करके इन सब चीज़ों को आप जाके सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिले। और हर सैटरडे शाम 7 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।